तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस पता नहीं हो। सिलेबस ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कहाँ से प्रश्न दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के मान कितने होंगे। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास का पहला जो पेपर है उसका क्या सिलेबस है, किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कितने यूनिट्स पढ़ना है, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपके मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है। तो आपका जो एग्ज़ाम है यह कितने नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का। अब ये 100 नंबर पाने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 नंबर प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे कि वे कौन कौन से 3 स्टेप हैं, हमको बताइए, काहे कि हमको भी एग्ज़ाम में पास होना है। तो समझिए, ये 100 नंबर पाने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला स्टेप में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे उसका 4 विकल्प दिया रहता है और उन्हीं चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करके आंसर देना होता है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। तब बहुविकल्पीय प्रश्न कहिए चाहे MCQ कहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हम संख्या की बात करें तो कौ क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, 40 प्रश्न। इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के संख्या की बात करें कि कौ क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तो इसका मतलब कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40। माने आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे 40 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे सेमेस्टर 4 में दिए थे, सेमेस्टर 3 में दिए थे, सेमेस्टर 2 में दिए थे और सेमेस्टर 1 में दिया गया था। तो हर सेमेस्टर के भांति इस सेमेस्टर में भी आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न का मान कितना होगा, 1.5 नंबर। इसका मतलब कि 1.5 नंबर के आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। एगो क्वेश्चन का मान कितना नंबर, 1.5 नंबर। तो 1.5 नंबर के हिसाब से अगर 40 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल आपका कितना होता है, 60 नंबर। इसका मतलब कि आपको 60 नंबर का कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला स्टेप समझ गए। पहला स्टेप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रश्नों की संख्या 40, एक क्वेश्चन का मान 1.5 नंबर और टोटल मिला के 60 नंबर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप का मतलब होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है कि आपको उसके विषय में टिप्पणी करना होगा, आपको उसके विषय में जानकारी देना होगा, विस्तार पूर्वक उसका आंसर देना होगा, मतलब कि वर्णन करना होगा। सीधा सीधा अर्थ में समझिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। कैसा प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको 6 दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन इनमें से मात्र 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन आपको 6 को दिया जाएगा, लेकिन बनाना कब है, मात्र 3 ही प्रश्न बनाना है। उस 6 में से कोई भी 3 को बना दीजिए। जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही 3 को बनाना है या लास्ट वाला ही 3 को बनाना है। आपको 6 में से जो जो क्वेश्चन आपको याद है उनमें से 3 को क्वेश्चन को बना दीजिए। और एक क्वेश्चन का मान होता है 5 नंबर। कितना नंबर, 5 नंबर। क्वेश्चन दिया जाएगा 6, बनाना है 3। अगर 3 क्वेश्चन बनाएंगे, अब 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 3 वो क्वेश्चन का कौन नंबर हुआ, 15 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी आपको क्या बताए कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव दोनों जोड़िए तो कितना हो गया, 75 नंबर। फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि अभी कह रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर और 100 मिला के 75 नंबर हो रहा है। तो अभी दूसरा स्टेप है। आपको शुरुआती दौर में ही क्या बताए थे कि आपको 100 नंबर पाने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 नंबर आपको मिलेगा। तो आप तो 75 नंबर पा लिए। कहाँ से, 60 नंबर ऑब्जेक्टिव में और 15 नंबर सब्जेक्टिव में। अब बाकी 25 कहाँ से आएगा, तो बाकी 25 के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा।
जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। और असाइनमेंट में आपको कॉलेज से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसका उत्तर अपने भाषा में विस्तार पूर्वक सुंदर अक्षरों में फाइल बनाकर लिख कर ले जाके जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तब जाके आपको मिलेगा 25 नंबर। इसका मतलब कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर का सब्जेक्टिव और 25 नंबर का असाइनमेंट, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 नंबर। तो अब समझ में आ गया आपको कि 100 नंबर पाने के लिए कितना कितना काम करना पड़ेगा, कितना कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। ये था आपके मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मार्क्स का क्राइटेरिया तो अभी आप समझ चुके हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जो आपको 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का जो असाइनमेंट दिया जाएगा वह कहाँ से दिया जाएगा, वह किन किन टॉपिक से दिया जाएगा, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे। तो अब हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से आपको सेमेस्टर 4 में 4 यूनिट्स पढ़ना था और उन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते थे, ठीक वैसे ही सेमेस्टर 5 में भी आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 4 ही यूनिट पढ़ना है। और इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह असाइनमेंट हो। किसी भी तरह के आपको 5वें सेमेस्टर में क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे सब के सब इन्हीं 4 यूनिट से रिलेटेड होंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। हम इन 4 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या असाइनमेंट के टॉपिक होंगे, उन सबको एक एक करके बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके 5th सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बस करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और जो भी टॉपिक हम एक एक करके विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं उन सबको विस्तार पूर्वक समझते जाइए। और जो भी आपको दिक्कत है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको कमेंट में पूछ लीजिए। 2 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर कहिए। इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपके प्राचीन इतिहास का तैयारी, आपके शिक्षा शास्त्र का तैयारी, आपके हिंदी का तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आपको करना यही है कि इस चैनल से जुड़े रहना है। तो ये है आपके 5वें सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस, जिसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है और इन्हीं 4 यूनिट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपकी 5वें सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास का जो पहला पेपर है उसका टाइटल क्या होगा, मतलब कि प्रश्न पत्र जो आपको दिया जाएगा उसका नाम क्या होगा, वह किस नाम से आएगा। तो टाइटल की अगर हम बात करें तो इसका नाम होगा दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। आपका पेपर किस नाम से आएगा? दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। और इसका समय काल कब से है? तो 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इसका मतलब कि 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो युद्ध हुए हैं, उनके क्या क्या परिणाम हुए हैं, किसका शासनकाल कब से कब तक चला है, किसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा रहा, कौन उसमें कमज़ोर पड़ा, तो इन सभी के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। और समय काल कितना है? 550 से 1200 ईस्वी के बीच। तो ये तो हो गया आपका टाइटल का नाम क्या होगा? दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास के बारे में हम लोग पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। अब ये समझिए कि आपको इसमें जो 4 यूनिट्स पढ़ने हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले यूनिट की बात करें तो सबसे पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत का अर्थ क्या हुआ कि हमको अध्ययन करने के लिए, हमें जानकारी कलेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभिलेख की इसमें क्या भूमिका होती है, शिलालेख की क्या भूमिका होती है, ताम्रपात्र के क्या भूमिका होते हैं। तो इस तरह से अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, किस स्रोत का उपयोग करके कौन सी जानकारी हासिल किया जा सकता है, तो ये पढ़ने आपको कहाँ? यूनिट फर्स्ट के अंदर। इसके अलावा राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से राजा आते हैं, उनके पुत्र का नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनका जीवन परिचय, उनका युद्ध का परिणाम, उनके प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा दंती दुर्ग,
दंती दुर्ग के बारे में भी आपको पढ़ना है। दंती दुर्ग बहुत ही प्रतापी राजा था और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, किन किन राजाओं से उसका युद्ध हुआ था, तो दंती दुर्ग के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा ध्रुव कौन था, ध्रुव का शासन काल कैसा था, ध्रुव का शासन व्यवस्था कैसा था, उनमें क्या क्या चीज़ की सुविधाएं दी जाती थी जनता को, ये सब के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा आपको पढ़ना है गोविंद तृतीय के बारे में। गोविंद तृतीय कौन है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इनका जीवन परिचय क्या है, यह कौन कौन से उपलब्धियां हासिल किए थे, किन किन युद्ध में यह पराजित हुए थे, किन किन युद्ध में ये लड़ाइयाँ लड़े थे, किन किन युद्ध में इनकी विजय हुई थी। इसके अलावा अमोघ वर्ष के बारे में भी पढ़ना है। अमोघ वर्ष कौन थे, अमोघ वर्ष किस वंश के राजा थे, उनके क्या वर्चस्व था, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में किसके, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में, माने पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, चालुक्य राजवंश क्या होता है, चालुक्य राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से राजा को शामिल किया गया है। इसके अलावा पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ना है। पल्लव राजवंश में किन किन राजाओं को रखा गया है, पल्लव राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ, इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, इनका शासनकाल कब से कब तक चला, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम भी एक शासक थे, प्रतापी शासक थे, और इनका भी अनेकों राजाओं से युद्ध हुआ और कई राजाओं से ये हार भी गए थे और कई राजाओं से जीत भी हासिल किए थे। तो आपको महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में भी कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में भी पढ़ना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय भी एक शासक थे, इनके शासन करने के क्या तौर तरीके थे, इनके कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, ये सब के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। अगर हम यूनिट 3 की चर्चा करें तो यूनिट 3 में भी आपको अनेकों टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे चोल राजवंश के बारे में पढ़ना है। चोल राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से राजा आते हैं, चोल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ, इस राजवंश के राजाओं की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, परांतक प्रथम के बारे में भी पढ़ना है। परांतक प्रथम कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इनका जीवन परिचय क्या है, इनसे जुड़ी सभी जानकारियों को आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम कौन थे, इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, किनसे इनका युद्ध हुआ था, ये अपने जनता के लिए, अपने प्रजा के लिए कौन कौन सा काम किए थे। इसके अलावा राजराज प्रथम भी एक शासक हैं और राजराज प्रथम क्या किए थे, इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये किस वंश के शासक थे। इसके अलावा आप कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में भी पढ़ना है। कुलोत्तुंग प्रथम भी एक शासक थे, उनका जीवन परिचय के बारे में आपको पढ़ना है, उनके क्या क्या युद्ध हुए थे, युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा चोल प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि चोल राजवंश के बारे में भी पढ़ना है और चोल के प्रशासनिक व्यवस्था के भी बारे में पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था, वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनके काम करने के तौर तरीके क्या थे, वे किस प्रकार से काम करते थे, जनता के भलाई के लिए कौन कौन सा काम करते थे, जनता के बुराई के लिए क्या क्या काम करते थे, इन सब के बारे में आपको किस में पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। तो चोल राजवंश भी पढ़ना है और चोल राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है, कहाँ, यूनिट 3 के अंदर। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, कदम राजवंश के बारे में पढ़ना है। कदम राजवंश में कौन कौन से राजा आते हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, वे कौन कौन से उपाधि धारण किए थे, किनसे इसका युद्ध हुआ था, युद्ध में किनसे इनका पराजय हुआ था, किनसे इनका विजय हुआ था। इसके अलावा गंग वंश क्या होते हैं, गंग वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, गंग वंश का पतन कैसे हुआ, गंग वंश में कौन कौन से राजा आते हैं, इसको भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर। इसके अलावा यादव वंश के बारे में भी पढ़ना है। जैसे यादव वंश आजकल का ट्रेंडिंग में खूब चल रहा है, जैसे यदुवंशी लोग लिखते हैं, तो यदुवंशी मतलब क्या, यादव वंश से उत्पन्न हुआ, यादव वंश से निर्मित, यादव वंश के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कार का प्रसार। दक्षिण पूर्व एशिया जो इलाका है, दक्षिण पूर्व एशिया जो एरिया है, जगह है, क्षेत्र है, वहाँ पे संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, कहाँ की संस्कृति,
एशिया में भारतीय संस्कृति, मतलब दक्षिण पूर्व में एशिया का भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उनमें किन किन राजाओं का योगदान रहा, वे क्या क्या कठिन परिश्रम करके प्रसार करने में मदद किए, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। तो ये आपके बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के 4 यूनिट्स थे। इन्हीं चारों यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह आपके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का टॉपिक हो। किसी भी तरह से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे सब इन्हीं चारों टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये चारों यूनिट्स और उनके सभी पॉइंट्स बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।